बच्चों, आपके स्क्रीन पर हिंदी लोकवाणी 10वीं कक्षा इस किताब के दूसरी इकाई की पहली कविता मातृभूमि आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। हम इसे बहुत ही अच्छे अंदाज में उर्दू हिंदी में आपको एक्सप्लेन करेंगे। आइए देखते हैं मातृभूमि में मैथिली शरण गुप्त जी क्या कहना चाहते हैं। बच्चों, मैथिली शरण गुप्त जिस शायर का नाम है, जिस कवि का नाम है, जिस लेखक का नाम है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको हम दे दें। देखिए आपके सामने मैथिली शरण गुप्त के की ये छोटे सा फोटो आपके सामने है और इनका जन्म झांसी, उत्तर प्रदेश के झांसी में 1886 में हुआ था और इनका देहांत यानी मृत्यु 1964 में हुई है। बच्चों, इस कविता में जो मातृभूमि नाम की कविता है, ये कुल मिलाकर 4 स्टैंजा यानी 4 छंद हैं और हर स्टैंजा में 6-6 लाइनें हैं। देखिए पहले स्टैंजा में 6 लाइन, दूसरे स्टैंजा में 6 लाइन, तीसरे में और चौथे में भी 6-6 लाइनें हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक एक लाइन के मीनिंग को, एक एक लाइन के मतलब को तस्वीरों की मदद से, शब्दों की मदद से समझने की कोशिश करेंगे ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन में इस पर जो भी सवाल पूछा जाए आप उसका सही ढंग से जवाब दे सकें। आइए देखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त के बारे में थोड़ा सा परिचय क्या है। बच्चों, मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली साहित्य में मील के पत्थर माने जाते हैं। मील के पत्थर कहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को। तो खड़ी बोली में जो खड़ी बोली का प्रचार प्रसार हुआ उसमें मैथिली शरण गुप्त का बहुत बड़ा मुकाम है। आपकी रचनाओं में, आपकी किताबों में राष्ट्रीयता, राष्ट्र प्रेम, देश के प्रति प्रेम, भारत के गौरवशाली इतिहास, भारत का जो इतिहास है, जो तारीख है, जो हिस्ट्री है, वो कितना गौरवशाली है ये आपको पता चलता है। और साथ साथ में भारत देश की संस्कृति यानी यहाँ की तहजीब के भी दर्शन होते हैं, पता चलता है। आपने अपनी कृतियों में, अपनी किताबों में इतिहास यानी तारीख की उपेक्षित नारी, ऐसी नारी जिसको गिरी हुई निगाहों से देखा जा रहा था, उसको पात्र बनाकर, उसको कैरेक्टर बनाकर बहुत ही अच्छा गौरव बढ़ाया है, उसकी हौसला अफजाई की है, उसको इज्जत दी है। तो बच्चों, आपने देखा कि मैथिली शरण गुप्त की जो रचनाएं हैं उसमें राष्ट्र प्रेम मिलेगा, राष्ट्रीयता मिलेगी, भारत का गौरवशाली इतिहास मिलेगा, भारत की तहजीब मिलेगी और ऐसी औरतें जिनके साथ नाइंसाफी होती रही, जिनका मुकाम उनको नहीं मिला, ऐसी महिलाओं का मान सम्मान भी उन्होंने अपनी किताबों में, अपनी कृतियों में बढ़ाया है। आपकी लिखी हुई कुछ कृतियां, कुछ किताबें इस तरह की हैं। साकेत जो एक महाकाव्य है, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती ये खंड काव्य है, रंग में भंग, राजा प्रजा नाटक है। मौका मिलेगा बच्चों, जरूर इन किताबों को पढ़ना, किताबों का दोस्त बनाना सीखो ताकि वो आपके दिमाग को ताज़ा रख सकें और आपको नॉलेज दे सकें। आइए देखते हैं इस कविता की पहली लाइन को, पहले स्टैंजा की पहली लाइन को। यहाँ लिखा हुआ है, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। बच्चों, नीलांबर क्या होता है? देखिए, ये नीला अंबर, नीला आसमान, परिधान का मतलब ये कपड़ा, वस्त्र। शायर कहता है कि ये जो नीला वस्त्र है नीले आसमान का, ये हरित पट पर, ये हमारा जो जमीन हरियाली दिख रही है आपको, ये हरित पट पर बहुत सुंदर लग रहा है। यकीनन आपको भी ये सीन बहुत अच्छा लग रहा होगा। देखिए, ये हमारे भारत का दृश्य है, जो आसमान नीले रंग का कपड़ा बनकर हमारी हरी भरी जमीन की खूबसूरती को बढ़ा रहा है। आइए पहले स्टैंजा की दूसरी लाइन को हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, सूर्य चंद्र। क्या होता है सूर्य चंद्र? आइए तस्वीरों में देखते हैं। ये हमारा भारत है। इस भारत के मुकुट के तौर पर, मुकुट का मतलब ताज होता है। देखिए तस्वीरों में, ये हमारे भारत के मुकुट के तौर पर ये सूरज और ये चांद, मतलब सूर्य और चंद्र मुकुट जैसे लग रहे हैं, युग यानी जैसा। अब मेखला रत्नाकर है। ये मेखला क्या होता है? बच्चों, मेखला एक जेवर होता है जो कमर में पहना जाता है। बच्चों, औरतें कमर में इस जेवर को पहनती हैं क्योंकि
इस भारत देश को शायर ने माँ का दर्जा दिया है, तो जाहिर सी बात है कि जब माँ का मुकुट है तो माँ का मेखला भी होगा, यानी करधनी भी होगी, कमर में पहनने वाला जेवर भी होगा। और ये जेवर किस चीज का है? रत्नाकर का है, ये समुद्र का है। बच्चों, इस समुद्र को शायर ने रत्नाकर कहा है। तो शायर ने जो चीज कहनी चाहिए है उसको हमने तस्वीरों की मदद से बता दिया है। बच्चों, आइए हम इसको एक्सप्लेन करें आपको जुमलों में। देखिए, नीलांबर, नीलांबर का मतलब होता है नीला आसमान। परिधान, परिधान का मतलब होता है वस्त्र। हरित पट, हरा वस्त्र होता है। उसके बाद में युग, युग का मतलब जैसा। और उसके बाद में मुकुट, ताज। और मेखला, करधनी, कमर में पहनने वाला जेवर। और रत्नाकर यानी समुद्र। इसका अर्थ देखते हैं। भारत देश की हरी भरी धरती पर जो तस्वीरों में आपने देखा, पर नीला आसमान उसके सुंदर वस्त्रों के समान है। बच्चों, इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए कि नीलांबर जो है हमारे हरित पट पर बहुत सुंदर लग रहा है। आइए देखते हैं दूसरे लाइन का मतलब। सूर्य चंद्र युग मुकुट, मेखला रत्नाकर है। यहाँ देखते हैं सूरज और चांद भारत देश के मुकुट के समान है, ताज के जैसे हैं। और समुद्र भारत देश की करधनी बनकर देश को सुशोभित कर रहा है, देश की खूबसूरती को बढ़ा रहा है। बच्चों, स्टैंजा नंबर 1 की 2 लाइनों को हमने समझा। अब आइए स्टैंजा नंबर 1 की और लाइनों को समझते हैं। ये लाइन नंबर 3 है, जहां लिखा है नदियां प्रेम प्रवाह, फूल तारे मंडल हैं। क्या है नदियां? क्या है प्रेम प्रवाह? ये हमारा देश और ये हमारे देश की बहती हुई नदियां। इन नदियों में किसका प्रवाह हो रहा है? क्या बह रहा है? शायर कहता है प्रेम का प्रवाह हो रहा है। हमारी इन नदियों में प्रेम का प्रवाह हो रहा है। पानी की सूरत में बहने वाली ये जो नदियां हैं, प्रेम का पैगाम लेकर चल रही हैं। फूल तारे मंडल हैं। फूल, ये जो फूल हैं और ये जो तारे हैं आसमान में खिले हुए, ये हमारे देश की खूबसूरती हैं, हमारे देश की शोभा को बढ़ाते हैं। आइए देखते हैं हम लाइन नंबर 4 को। लाइन नंबर 4 में लिखा है बंदी जन खगवृंद। बहुत ही अनोखा सा शब्द लग रहा होगा आपको, नया शब्द लग रहा होगा आपको, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं आप किसी भी शब्द का फिक्र ना करें। हम तस्वीरों की मदद से, शब्दों की मदद से उसको आसान कर रहे हैं। बच्चों, यहाँ पर देखिए खगवृंद है। ये जो खग है, ये जो पक्षियां हैं, ये जो परिंदे हैं, उनको खग कहा गया है, खग कहा गया है। वृंद का मतलब होता है झुंड, समूह। जब परिंदों का ऐसा झुंड एक साथ आ जाए तो हम उसको खग वृंद कहते हैं। ये जो खग वृंद है, ये क्या कर रहे हैं? बंदी जन कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, ये गीत गा रहे हैं अपने मातृभूमि की शान में। और यहाँ पे लिखा है शेष फन सिंहासन है। बच्चों, ये जो हमारा भारत देश है ना, इस भारत देश का जो सिंहासन है वो शेष फन पर है, शेष नाग जी के फन पर है। आइए इन 2 लाइनों का मतलब लाइन नंबर 3 और 4 का अर्थ समझ लेते हैं अपने वाक्यों में। सबसे पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। मंडल शोभा यानी खूबसूरती। उसके बाद में प्रवाह बंदीजन है, बंदीजन मतलब तारीफ करने वाले। खग यानी पक्षी या परिंदे। वृंद यानी समूह या झुंड। शेष नाग का फन यानी शेष नाग। और सिंहासन का मतलब राजाओं के बैठने की जगह। इसका मतलब शब्दों में और जुमलों में। नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल हैं। इसमें दो बातें कही गई हैं। एक तो नदियों के बारे में है, एक तो फूल तारों के बारे में है। आइए देखते हैं। भारत देश की नदियों में जल के रूप में हमेशा प्रेम का प्रवाह होता रहता है। बच्चों, प्रेम का प्रवाह किस सूरत में होता है? जल के रूप में होता है। उसके बाद क्या है? फूल तारे मंडल हैं और तरह तरह के सुंदर फूल और आकाश के तारे धरती माता को और भी सुशोभित कर देते हैं, मतलब उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों, बंदी जन खग वृंद।
इस लाइन का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। बंदीजन वंदना करते हैं। खग परिंदे, वृंद यानी परिंदों का समूह, पक्षियों का समूह, परिंदों का समूह अपनी मोहिनी आवाज से, अपनी सुरीली आवाज से भारत माता की वंदना करते हैं, भारत माता की तारीफ करते हैं। और आगे क्या लिखा हुआ है? शेष फन सिंहासन है और भारत माता शेष नाग के फन पर विराजमान है, जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा। बच्चों, हम लोग 4 लाइन सीख चुके हैं पहले स्टैंजा की। अब आइए 5वीं और 6ठी लाइन देखें। ये भारत देश है और इस भारत देश के बारे में शायर कहता है 5वीं लाइन में, करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस देश की। अब आपको पयोद का मतलब नहीं मालूम, आपको अभिषेक का मतलब नहीं मालूम, हम आपको तस्वीरों की मदद से बताते हैं। बच्चों देखिए, ये पयोद आपके सामने आ गया। ये पयोद क्या है? यस, आप सही समझ रहे हैं, ये पयोद बादल है। ये बादल क्या कर रहे हैं? ये पयोद क्या कर रहे हैं? ये अभिषेक कर रहे हैं। ये पानी से अपने धरती मातृभूमि की आरती उतार रहे हैं, जल अर्पित कर रहे हैं। और बलिहारी इस देश की, शायर कहता है कि ऐसे मातृभूमि पर जहां बादल पानी अर्पित करते हों, जल अर्पित करते हों, ऐसी मातृभूमि पर हम अपना सब कुछ बलिहारी कर देना चाहते हैं, न्योछावर कर देना चाहते हैं, कुर्बान कर देना चाहते हैं। और अब बच्चों आइए हम अब देख लेते हैं एक साथ इन दोनों लाइनों का मतलब, जो लाइन नंबर 5 और 6 होगी, मतलब ये स्टैंजा नंबर 1 की, छंद नंबर 1 की आखिरी 2 लाइनें हैं। तो बच्चों यहाँ लिखा क्या हुआ हमने आपको बताया। और हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, इन दोनों का मतलब समझने से पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। बच्चों, शब्दार्थ में अभिषेक का मतलब जल अर्पित करना, पयोद का मतलब बादल, बलिहारी का मतलब कुर्बान जाना, न्यौछावर कर देना, और उसके बाद में सत्य यानी सच, और उसके बाद में सगुण सभी गुण वाली, और उसके बाद में सर्वेश यानी ईश्वर। मतलब देखते हैं। शायर कहता है बादल जल बरसाकर धरती माता को जल अर्पित करते हैं। हमने आपको बता दिया है बादल क्या करते हैं, जल बरसाकर, पानी की बारिश करके अपने धरती माता को जल अर्पित करते हैं। अर्पित करना, जल चढ़ाना, पानी देना। उसके बाद कवि कहता है बलिहारी इस देश की, कवि इस देश पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहते हैं। उसके बाद शायर कहता है हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। कवि के अनुसार कवि कहता है कि ऐ मातृभूमि अर्थात भारत देश, सच में तू सभी गुणों वाले ईश्वर का प्रतिरूप है। आगे देखते हैं बच्चों। इस तरह से हम लोगों ने स्टैंजा नंबर 1 को पूरा किया, स्टैंजा नंबर 1 के 6 लाइनों को समझा। अब आगे देखते हैं हम स्टैंजा नंबर 2। बहुत ही खूबसूरत तस्वीर, यह तस्वीर बिल्कुल स्टैंजा नंबर 2 के पहली लाइन और दूसरी लाइन को बयान कर रही है। आइए पहली लाइन को समझते हैं। निर्मल तेरा नीर, नीर का मतलब पानी, ये नीर है। नीर कैसा दिख रहा है बच्चों? साफ दिख रहा है कि नहीं? शफाफ दिख रहा है कि नहीं? प्योर दिख रहा है कि नहीं? इसी को निर्मल कहते हैं, साफ और शफाफ। तेरा नीर मतलब ऐ सरजमीन, तेरा जो पानी है वो निर्मल है और अमृत के समान है। सम यानी समान, और अमृत के समान उत्तम है। तेरी जो पानी की क्वालिटी है ना, बहुत उत्तम है, बहुत हाई क्वालिटी है। दूसरे लाइन में, स्टैंजा नंबर 2 के दूसरी लाइन में शायर कहता है शीतल ठंडी ठंडी, मंद धीमी धीमी, सुगंध खुशबूदार हवाएं, पवन यानी हवाएं हर लेती हैं, दूर कर देती हैं श्रम मेहनत से लगने वाली थकान को। देखिए इस मजदूर के चेहरे की मुस्कुराहट क्या कह रही है बच्चों। इस मजदूर के चेहरे की मुस्कुराहट यही कह रही है कि देखो ये खेत में भारत की तस्वीर बनी हुई है। आप देख रहे हैं आप लोग, उतना हिस्सा खेत के पौधों का निकाल लिया गया है, खेत के धान के बीज का निकाल लिया गया है, जो भारत की शक्ल का आकार बनाता है बच्चों। और यहाँ चलने वाली हवाएं शीतल हैं, ठंडी हैं, मंद हैं, धीरे धीरे चल रही हैं।
खुशबूदार हैं और ये हवाएं जब चलती हैं तो इन मजदूरों के सुबह से शाम तक मेहनत करने से लगने वाली थकान को दूर कर देती हैं। आइए इन दोनों का मतलब समझते हैं। पहले वर्ड मीनिंग। बच्चों, आपके स्क्रीन पर निर्मल साफ, नीर पानी, सम जैसा, उत्तम बेहतरीन, शीतल ठंडा, मंद आहिस्ता आहिस्ता चलने वाला, सुगंध खुशबूदार, पवन हवा, हर लेना मतलब थकान को दूर कर देना, और श्रम यानी मेहनत मतलब देखते हैं। कवि कहता है कि अय मातृभूमि, तुम्हारा निर्मल जल अमृत के समान उत्तम है। निर्मल जल कैसा है? अमृत के समान उत्तम है। जब शीतल ठंडी ठंडी मंद धीरे धीरे और सुगंधित खुशबूदार हवाएं चलती है ना, तो वो दिन भर किए गए मेहनत के थकान को दूर कर देती हैं, हर लेती हैं। बच्चों, स्टैंजा नंबर 2 के 2 लाइनों को हमने समझा। आइए तीसरी लाइन देखते हैं। तीसरी लाइन में क्या लिखा है बच्चों? हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। क्या बात है। आइए देखते हैं हमारे देश की हरियाली। ये हरियाली का जो फर्श है ना, जो जमीन है ना, शायर कहता है ये किसी मखमल से कम नहीं है। ये मखमल के कपड़े आपने देखे होंगे, सोए होंगे, यूं इस्तेमाल किए होंगे। इसकी नरमी, इसकी मुलायम, इसके कितना मुलायम होता है इसका एहसास आपको होगा। इससे कहीं ज्यादा आराम मिलता है हमारे देश के फर्श पर जो हरियाली नुमा है। अंडरस्टैंड? तो बच्चों, ये हमारे स्टैंजा नंबर 2 का लाइन नंबर 3 था। लाइन नंबर 4 देखते हैं। लाइन नंबर 4 में लिखा है, क्षण ऋतुओं का विविध दृश्युत अद्भुत क्रम है। अजीब सा वर्ड है। क्षण ऋतुओं का मतलब नहीं मालूम, हम आपको अभी बता देते हैं। बच्चों, क्षण ऋतुओं का मतलब होता है 6 मौसम। आपको पता है 6 मौसम कौन होते हैं? नहीं मालूम है। तो आइए मैं पहले आपको 6 मौसमों के नाम बता दूं और समझा दूं ये मौसम क्या होते हैं, ताकि तुम इसके लाइन के पूरे मतलब को समझ सको। तो पहला मौसम वसंत ऋतु का होता है। इंग्लिश में आप इसको स्प्रिंग सीजन कहते हैं। दूसरा मौसम ग्रीष्म ऋतु होता है, समर सीजन कहते हैं। होता है उसके ठीक पहले वाला महीना, यानी तकरीबन अप्रैल का जो महीना होता है, अप्रैल के शुरू का, वो वसंत ऋतु में आता है। बहुत सुहाना मौसम होता है। इसमें कोयल के कूक की आवाज भी आती है। ग्रीष्म ऋतु के बाद रेनी सीजन आता है, आप जानते हो। गर्मी के बाद बारिश का मौसम आता है, और बारिश के बाद जो मौसम आता है वो डायरेक्टली ठंडी का नहीं आता। बारिश बंद होने के फौरन बाद जो मौसम आता है वो शरद ऋतु होता है। उसे ऑटम का मौसम कहते हैं। ये ऑटम का मौसम है। उसके बाद हेमंत ऋतु आता है। ये प्री विंटर सीजन है, यानी ठंडी शुरू होने से जस्ट पहले का जो मौसम होता है वो हेमंत ऋतु है। और उसके बाद आखिर में शीत ऋतु आता है, विंटर सीजन आता है बच्चों। तो बच्चों, ये पूरे 6 नाम आप याद कर लीजिए। एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाए कि क्षण ऋतुओं के नाम लिखो तो आप इसको जरूर लिख देना। अब ये शायर क्या कहता है इसके बारे में? इसके बारे में शायर ये कहता है कि ये जो क्षण ऋतु हैं, इनका जो विविध दृश्युत अद्भुत क्रम है, ये जब भी आते हैं तो अलग अलग दृश्य लेकर आते हैं, और ये क्रम से आते हैं। ये नहीं कि बारिश के बाद आज अचानक जो है ठंडी का मौसम आ, अचानक गर्मी का मौसम आ गया या कुछ और हो गया। इनका एक सिलसिला है, इनका एक क्रम है। आइए ये अनोखा क्रम, अद्भुत का मतलब अनोखा, ये अनोखा क्रम हम देख लेते हैं। ये क्षण ऋतु, पहला मौसम वसंत ऋतु, उसके बाद ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद वर्षा ऋतु, उसके बाद शरद ऋतु, उसके बाद हेमंत ऋतु, और अब आखिर में क्या आएगा? शीत ऋतु। ये अनोखा अद्भुत क्रम है, अनोखा क्रम है। और हर मौसम एक ऐसा दृश्य देता है जो अलग अलग होता है, विविध होता है, मुख्तलिफ होता है। आइए इन दोनों लाइनों का मतलब समझ लेते हैं। स्टैंजा नंबर 2 के लाइन नंबर 3 और 4 का मतलब एक साथ। पहले वर्ड मीनिंग। बच्चों, क्षण ऋतुओं 6 मौसम, विविध अलग अलग, दृश्युत मंजर, अद्भुत अनोखा, क्रम सिलसिला।
मीनिंग देखने के बाद हम इसका अर्थ देखते हैं। हमारे देश में 6 मौसम क्रम से आते हैं और प्रकृति के विभिन्न दृश्य प्रस्तुत करते हैं। हमारी कुदरत के, हमारे वो नेचुरल सीनेरियोज जो होते हैं, अलग अलग दृश्य, अलग अलग मंजर ये पेश करते हैं। हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। यहाँ की भूमि ऐसी हरी भरी है, ऐसी हरियाली है कि देखकर लगता है कि जैसे पूरी मातृभूमि, पूरी सरजमीन पर हरे मखमल के फर्श बिछे हों। आइए हम देखते हैं लाइन नंबर 5 स्टैंजा नंबर 2 का, जहां लिखा है शुचि सुधा सींचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है। यकीनन ये शब्द मुश्किल लग रहे होंगे बच्चों, लेकिन अभी कुछ ही सेकंड में आपको बहुत आसान लगने लगेंगे। ये देखिए खूबसूरत सी तस्वीर, निकाल कर स्क्रीन से निकाल कर अपने पास रखने का मन करता होगा आपको। यकीनन यकीनन बहुत अच्छी तस्वीर है ये। शुचि, शुचि पवित्र, पाक, साफ शुचि कहते हैं। शायर कहता है इन शबनम के कतरों को, इन शीत के बूंदों को, शायर कहता है ये पाक साफ हैं, ये इसमें कोई मिलावट नहीं है, ये सुधा हैं, ये अमृत के जैसे हैं। ये कौन सींचता है? ये सींचता है चंद्र प्रकाश, चांद की किरणें, चांद की रोशनी सींचती हैं। कब कब सींचती हैं? रात में। बच्चों रात के वक्त जब चांद की किरणें, चंद्र प्रकाश पूरी तरह से बिखरता है ना, तो ये शबनम के कतरे गिरने लगते हैं हमारी जमीन पर, खिले हुए फूलों पर, पत्तियों पर और जमीन पर। इसीलिए शायर कहता है शुचि पवित्र, सुधा अमृत जैसा, सींचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है। आइए आखिरी लाइन देखते हैं। हे मातृभूमि, दिन में तरणि करता तम का नाश है। बच्चों क्या होता है ये? आइए हम बताते हैं आपको। हे मातृभूमि, शायर इस जमीन को मातृभूमि कह रहा है। कह रहा है कि दिन में ये जो तरणी है ना, तरणी देखिए, तरणी आ गया मतलब सूरज, ये क्या करता है? नाश करता है, विनाश कर देता है, खत्म कर देता है, दूर भगा देता है। किसको? तम को, अंधेरे को, अंधेरे का विनाश कर देता है। सूरज जब आता है तो रात का अंधेरापन खत्म हो जाता है, वो उसका सर्वनाश कर देता है। आइए इन दोनों लाइनों का मतलब एक साथ देखते हैं। बच्चों ये स्टैंजा नंबर 2 की आखिरी 2 लाइनें हैं, 5वीं और 6ठी लाइन। पहले इसके हम शब्दार्थ देख लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है शुचि यानी पवित्र, सुधा यानी अमृत जल, उसके बाद में तरणी, तरणी का मतलब सूरज, और उसके बाद है तम अंधकार, और आखिरी शब्द है नाश यानी समाप्त करना, खत्म करना। इसका अर्थ देखते हैं। शायर कहता है कि रात के समय चांद, क्यों चांद? देखो यहां चंद्र लिखा हुआ है, भारत भूमि को अपनी शीतल और पवित्र अमृत जैसे जल से सींचता है। जो जल से सींचता है वो कैसा होता है? शीतल होता है, पवित्र होता है, अमृत जैसा होता है। उसी प्रकार दिन में सूर्य आकर, कौन आकर? ये तरणी यानी सूर्य आकर अंधेरे को समाप्त कर देता है, यानी नाश कर देता है। यहाँ अंधेरा कहाँ है बच्चों? लाइन में तम, तम का मतलब अंधेरा होता है। तो ये आप लोगों ने स्टैंजा नंबर 2 की आखिरी लाइनों को सीखा। बच्चों अब इसके आगे हम स्टैंजा नंबर 3 में चलते हैं। स्टैंजा नंबर 3 की पहली लाइन, सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं। यकीन मानिए मैं आपको समझाने वाला हूं बहुत अच्छे अंदाज में। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर सुरभित, सुगंधित, खुशबू वाले। कौन खुशबू वाले? सुंदर, खूबसूरत। क्या खूबसूरत? सुखद, जो सुख देते हैं। कौन से लोग सुख देते हैं? सुमन, यस ये सुमन है, ये सुमन है, ये सुमन है। ये जो रंग बिरंगी फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं ये सब सुमन है। मतलब आप समझ गए होंगे कि सुमन शायर ने फूलों को कहा है। तो सुमन के लिए कौन कौन सी विशेषण यानी एडजेक्टिव का इस्तेमाल हुआ है? सुरभित,
यानी सुगंधित, खुशबू वाले, सुंदर, खूबसूरत, सुखद, सुख देने वाले। शायर कहता है, ऐ मातृभूमि, तेरे सरजमीन पर यानी तुझ पर जो फूल खिलते हैं, जो सुमन खिलते हैं, वो सुरभित होते हैं, वो सुंदर होते हैं, वो सुखद होते हैं। आइए हम लाइन नंबर 2 को देखते हैं। क्या है लाइन नंबर 2? भांति भांति के सरस सुधोपन फल मिलते हैं। भांति भांति के सरस सुधोपन फल मिलते हैं, क्या मतलब होता है? भांति भांति, तरह तरह के, एक फल थोड़ी हैं भारत में, हमने तो 4 यहाँ बनाए आपके लिए, लेकिन बहुत ज्यादा किस्म के, भांति भांति के, तरह तरह के सारस, रस का मतलब होता है रस, और सारस का मतलब रस से भरे हुए, रस से भरे हुए रसीले, सुधोपन, अमृत जैसे फल यहाँ पर मिलते हैं। शायर कहता है, ऐ मातृभूमि, तेरी सरजमीन पर जो फल मिलते हैं वो फल सरस होते हैं, सुधोपन होते हैं। आइए इन दोनों लाइनों का मतलब देखते हैं हम। सुरभित, सुंदर का जो मतलब है यहाँ पर देखिए सुगंधित, सुंदर, सुखद का मतलब सुख देने वाले, सुमन का मतलब फूल, भांति भांति मतलब तरह तरह के, सारस का मतलब रस से भरे हुए, सुधोपन का मतलब अमृत जैसे। यकीनन आपके समझ में ये सारे शब्द आ गए होंगे। और अब हम इसका अर्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि ऐ मातृभूमि, ऐ सरजमीन, तुझ पर तरह तरह के सुंदर, सुगंधित, रंग बिरंगे और मनमोहक फूल खिलते हैं। बच्चों, कैसे फूल खिलते हैं? मनमोहक होते हैं, मन को मोहने वाले होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, सुगंधित, खुशबूदार होते हैं, और ये तरह तरह के होते हैं, एक ही टाइप के नहीं होते। दूसरी लाइन में कह रहा है शायर, और अलग अलग मौसम में अलग अलग किस्म के रसपूर्ण, रस से भरे हुए अमृत जैसे फल यहाँ पर उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं। बच्चों, ये स्टैंजा नंबर 3 की पहली और दूसरी लाइन को आपने देखा। आइए हम तीसरी और चौथी लाइनों को देखें। तीसरी लाइन, स्टैंजा नंबर 3 की तीसरी लाइन, औषधियां हैं प्राप्त एक से एक निराली। शायर कहता है, ऐ मातृभूमि, तुझ पर उगने वाले जो जड़ी बूटियां हैं वो एक से एक निराली दवाइयां देती हैं। इनसे दवाइयां हम हासिल करते हैं। देखो, मुझे लगता है ये पुदीना है, आपको पता होगा कि पुदीना ये एलोवेरा है, आपको पता होगा कि इन सब चीजों के फायदे क्या हैं। नहीं पता होगा तो जरूर पता कर लेना बच्चों। उसके बाद लाइन नंबर 4 में, पंक्ति नंबर 4 में शायर खदानों की बात कर रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा है, खाने शोभित कहीं धातु वर रत्नों वाली। बच्चों, ये खदानें हैं, ये ऐसी जमीन है भारत की जिसमें बहुत सारे धातु छुपे हुए हैं, मिले हुए हैं, मौजूद हैं। इनको खोद कर कंपनियों में ले जाकर, फैक्ट्रीज में ले जाकर इनसे इनसे जो धातें हैं अलग की जाती हैं। सोना, चांदी, लोहा, तांबा इन्हीं सी जगहों से मिलता है, एल्यूमिनियम। तो शायर कहता है कि ये जो खाने हैं ना, ये जो जगहें हैं जहां से धातें मिलती है ना, ये शोभित करती हैं, खूबसूरती को बढ़ाती हैं। क्या देकर? धातु। कैसा धातु? वर रत्नों वाली, जो बहुत अच्छे क्वालिटी की हैं। वर का मतलब श्रेष्ठ, आला दर्जे की हैं। और वो चीजें आप देखिए, यहाँ जो अलग अलग पत्थर आप देख रहे हो, किसी जौहरी के यहाँ जाकर अंगूठी में लगने वाले पत्थर का भाव जब निकालोगे तो पता चलेगा ये पत्थर कितने कीमती हैं। तो आइए हम इन दोनों लाइंस के मतलब समझते हैं एक साथ। औषधियां, दवाइयां, प्राप्त, हासिल करना, पाना, खाने, धातु मिलने की जगह या खदानें, जो तस्वीर मैंने आपको बताई। शोभित करना, सुंदरता बढ़ाना, खूबसूरती बढ़ाना। धातु कहते हैं एलिमेंट्स को, आप लोग उर्दू में अनासिर भी कह सकते हैं। और रत्नों, वर का मतलब श्रेष्ठ, रत्नों वाली, रत्नों की। आइए मतलब देखते हैं। भारत में अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं बच्चों।
जिनसे एक से एक निराली दवाइयां बनाई जाती हैं। और भारत भूमि में श्रेष्ठ रत्नों, आला दर्जे के जो रत्न होते हैं और धातु होते हैं, उनकी अनगिनत खदानें पाई जाती हैं। तो बच्चों, अब हम लोग स्टैंजा नंबर 3 की अगली जो 2 पंक्तियां हैं उसको देख लेते हैं। ये आखिरी पंक्तियां हैं स्टैंजा नंबर 3 की। जो आवश्यक होते हमें, आवश्यक जरूरी, मिलते सभी पदार्थ हैं, पदार्थ यानी चीज। शायर कहता है, कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि हमारी जिंदगी में हम अपने भारत देश में जीते हैं, रहते हैं, यहाँ हमें हमारी जरूरत की सारी चीजें हमारी जमीन से ही मिलती हैं। हे मातृभूमि। और इसके बाद वो अपनी मातृभूमि की तारीफ करते हुए कहते हैं कि वसुधा धरा, जो तेरा नाम, धरती को कहते हैं वसुधा धरा, धरती को ही कहा जाता है। ऐ वसुधा धरा, तेरा जो नाम दिया गया है वसुधा धरा, नाम तेरे नाम यथार्थ हैं, मतलब तेरा नाम सत्य सच है। तू अपने नाम के हिसाब से तू अपना काम कर रही है। आइए इसका मतलब देखते हैं। जीवन के लिए आवश्यक सभी चीजें यहाँ आसानी से मिल जाती है। कौन कह रहा है? शायर मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि ऐ मातृभूमि, तुझसे हमें हमारे जरूरत की सारी चीजें मिल जाती हैं। कवि कहते हैं कि ऐ मातृभूमि, तुम सच में वसुधा और धरा हो। यह नाम तुम्हारे कामों को पूरी तरह अनुकूल है, तुम्हारे कामों के पूरी तरह अनुकूल है। मतलब क्या है? जिस तरह से तुम्हारा काम है उसी तरह से तुम्हारा नाम भी है। ये बच्चों हमने यहाँ पर स्टैंजा नंबर 3 की आखिरी लाइनों को पढ़कर आपको समझाया। और आखिरी स्टैंजा शुरू करते हैं। स्टैंजा नंबर 4 की पहली 2 लाइनें मतलब देखते हैं। क्षमामयी, क्षमा करने वाली, माफ करने वाली। दयामयी, दया करने वाली। क्षेममयी, तरक्की करने वाली, कल्याण करने वाली, कल्याणकारी। सुधामयी, अमृत से भरा हुआ। वात्सल्यमयी, माता पिता का अपने संतानों के लिए प्रेम, वो मोहब्बत जो सिर्फ माँ बाप को अपने बच्चों के लिए होती है, वो अलग प्रेम होता है बच्चों। और प्रेममयी का मतलब प्रेम करने वाली। आइए इसका मतलब एक साथ देखते हैं। कवि कहते हैं कि ऐ भारत माता, तुम क्षमामयी यानी क्षमा करने वाली हो। तू दयामयी है, तुम दया करने वाली हो। तुम क्षेममयी है, तुम कल्याणकारी भी हो। सुधामयी, तुम अमृत से भरी हुई हो। वात्सल्यमयी, तुम्हारा दिल ममता से भरा हुआ है। तू प्रेममयी है, तुम अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती हो। बच्चों, बहुत आसानी से मैंने एक एक वर्ड की मीनिंग के साथ में अर्थ बताया है। आइए स्टैंजा नंबर 4 की और 2 लाइनों को देखते हैं। यहां लिखा है विभवशालिनी। क्या होता है विभवशालिनी? धन दौलत देने वाली। विश्वपालिनी, विश्व का पालन करने वाली। दुखहर्ती, दुख हरने वाली, दुख पीड़ा को अपने पास ले लेने वाली। आपके पास कोई तकलीफ है, कोई दुख है, उसको वो हर लेती है, उसको खत्म कर देती है। भय निवारणी, भय को दूर करने वाली, खौफ को दूर करने वाली, निडर बनाने वाली। शांति कारणी, शांति करने वाली। सुख करती और सुख करने वाली। आइए इसका मतलब देखते हैं। शायर कहता है कि ऐ मातृभूमि, तुम धन दौलत देने वाली हो। विभवशालिनी का मतलब हो गया विश्वपालिनी, तुम पूरे विश्व का पालन करती हो। दुख हरती, सभी के दुखों को दूर करती हो। भय निवारणी, तुम हमारे डर को दूर करती हो। शांति कारणी, अमन और शांति करती हो। सुख करती और हर प्रकार का सुख हमें देती हो। तो बच्चों, इस तरह से हमने आपको स्टैंजा नंबर 4 की ये 2 लाइनें बताए। और आगे देखते हैं 2 लाइनों को। ये आखिरी 2 लाइनें हैं, इसके बाद आपका ये नज्म, आपकी ये पोएट्री समाप्त हो जाएगी। हे शरणदायिनी, शरणदायिनी शरण देने वाली, मतलब रहने की जगह देने वाली। त्राण, कष्ट को दूर करना। संतान, औलाद। जननी, जन्म देने वाली मां। प्राण, रूह यानी जान। आइए मतलब देखते हैं।
कवि कहते हैं कि अय भारत माता, तुम अपनी गोद में सबको शरण देती हो, अमीर गरीब, है ना, जो भी आवे सबको तुम अपने गोद में, अपनी जमीन पर सबको तुम रहने की जगह देती हो। ऐसी देवी हो तुम हमारे सभी कष्टों को दूर करती हो। यहाँ लिखा हुआ है करती सबका त्राण है, मतलब हमारे सभी कष्टों को दूर करती हो। यहाँ लिखा है मातृभूमि संतान हम, तुम्हारी प्रिय संतान है हम, यहाँ ऐसा हमने लिखा है। और आखिर में तू जननी है, तू प्राण है। शायर कहता है, मैथिली शरण गुप्त कहते हैं अपने मातृभूमि से कि तुम ही हमारी जननी हो, तुम ही हमारी माँ हो, और हमारे प्राण भी तुम ही से हैं। तो बच्चों, ये बहुत ही प्यारी सी नज्म कविता थी जो आप लोगों ने पढ़ा। यकीनन ये मैथिली शरण गुप्त की लिखी हुई कविता होने की वजह से शब्द आपको नए लगे होंगे, लेकिन इन शब्दों की आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो आप बोर्ड एग्जामिनेशंस में अच्छे नंबर हासिल करने के हकदार बन जाएंगे। बच्चों, कामयाबी के लिए मेहनत ज़रूरी है। आपको पता है बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, इस बार मैंने क्या किया है, इस मातृभूमि के पार्ट 2 में मैंने इस कविता का स्वाध्याय भी एक वीडियो की सूरत में आपको पेश किया है। आप उसको ज़रूर देख लेना। ओवर।